हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में हम लोग कर रहे होंगे तुम्हारे ब्रांच अकाउंट्स का रिवीजन। दिस इज द डेडिकेटेड सेशन फॉर ऑल सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। पेपर नंबर 5 ब्रांच अकाउंट आपका एक टॉपिक बन के आता है, एक चैप्टर बन के आता है। इसके पहले हम लोगों ने डिपार्टमेंट का रिवीजन किया है और ये ब्रांच का रिवीजन है। फिर से बताता हूँ, क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि यार रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। दिस इज जस्ट अ रिवीजन सेशन। जैसे मान लो तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो और तुम लोगों को एक चैप्टर का क्विक ग्लैंस चाहिए है, और वो क्विक लेंस जैसे मैं तुम लोग को बता के रखा हूं ना कि वो भाई 100 पेज का 10 पेज का रिवीजन बना लो, मतलब 100 पेज के कंटेंट का। बस वही वाली कहानी है यहाँ पर। तो एकदम फास्ट ट्रैक मैनर पे कोई टॉपिक अगर तुम भूल रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट तुम भूल रहे हो जो कि तुमको एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकता है, एग्जाम में अगर तुम्हारे दिमाग से गलती से भी ये चीज स्किप हो गई तो तुम्हारा आंसर गलत आ सकता है। तो इस सिचुएशन में ये रिवीजन सेशंस तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूफ होंगे। आई एम श्योर अबाउट दिस। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं कवरेज कर रहा हूं तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के जो तुम लोगों के इस चैप्टर के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं, भले रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो और चाहे फ्रीक्वेंटली आस्क हो, कोई सा भी हो, मैं कवर सारे करूंगा। क्योंकि हम लोग प्रोविजन लेके नहीं चलते हैं, हम सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा ब्रांच अकाउंट से। तो देखो, ब्रांच अकाउंट्स तुम लोगों को पता होगा भाई, एक कंपनी होती है। जैसे मान लो डोमिनोज का एग्जांपल ले लो फॉर एग्जांपल। तो डोमिनोज अपने ब्रांचेस खोलती है हर शहर में, एक शहर के अंदर दो दो तीन तीन ब्रांचेस खोलती है। फाइनली मेरे सिटी में 3 ब्रांचेस हो गई है डोमिनोज की। तो यही होता है ब्रांच का मतलब, कि आप अपने ऑपरेशंस पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड ज्योग्राफिकली फैलाना चाहते हो, और वो ज्योग्राफिकली स्प्रेड होने के लिए आप अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहर में, अलग अलग लोकेलिटीज में अपनी शॉप्स को डाल देते हो। तो दैट इज नोन एज ब्रांच। डिपार्टमेंट का मतलब क्या था? डिपार्टमेंट मतलब था एक सेम कंपनी है और सेम कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही बिल्डिंग के अंदर। तो दैट इज नोन एज डिपार्टमेंट। पर ब्रांच का मतलब है आपका हेड ऑफिस है, आपका एक हेड ऑफिस है जहां पर से सारे ऑपरेशंस के ऑर्डर्स जाते हैं, कंट्रोल होता है। पर बहुत सारे छोटे 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 शॉप्स है आपकी, वो आपकी सारी क्या हो जाएंगी? ब्रांचेस हो जाएंगी। वो आपकी छोटी छोटी क्या हो जाएगी? ब्रांचेस। इन ब्रांचेस के थ्रू आप अपनी सेल्स को प्रोसेस करते हो, ठीक है, आप अपने ऑपरेशंस को ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़कर हर जगह फैलाते हो। तो ये होता है ब्रांच का मतलब। हमें पता है ये बात, बिल्कुल पता है। टाइप्स ऑफ ब्रांच की बात करते हैं तो भाई ब्रांच ना 2 तरीके की हो सकती है। एक, जैसे हम इंडिया में है तो इंडिया में हमारी ब्रांच हो सकती है, और इंडिया के बाहर हमारी ब्रांच हो सकती है। तो इंडिया के अंदर जो ब्रांच होगी मैं उसको बोलूंगा इनलैंड ब्रांच, पर इंडिया के बाहर जो ब्रांच होगी मैं उसको बोलूंगा फॉरेन ब्रांच। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन अवर लाइफ फॉरेन ब्रांच हमारे सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, बट फिर भी बताना था तो बता दिया। फॉरेन ब्रांच के भी 2 टाइप देखने को मिल सकते हैं आपको, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल, ठीक है। जब फॉरेन ब्रांच सिलेबस पे होगा तब ये डिस्कशन में आएगा। बाकी हम बात करते हैं इनलैंड ब्रांच की जो हमारे सिलेबस में है। तो इनलैंड ब्रांच भी 2 तरीके की ब्रांच हो सकती है, मतलब इंडिया के अंदर आपकी 2 तरीके की ब्रांचेस ऑपरेट कर सकती है। एक हो सकती है आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच और एक हो सकती है आपकी डिपेंडेंट ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है ऐसी ब्रांच जो कि खुद केपेबल ऑफ है, अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खुद मेंटेन करती है। ब्रांच इटसेल्फ मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट डिपेंडेंट ब्रांच इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसी ब्रांच जो अभी तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाई है, अभी तक हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रिपरेशन के लिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन बाय हेड ऑफिस, तो दैट इज नोन एज डिपेंडेंट ब्रांच। अगेन डिपेंडेंट ब्रांच की केस में आपको 2 चीजें देखने को मिल सकती है, गुड्स सेंड एंड कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। देखो, अगर गुड्स कॉस्ट पे सेंड करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अकाउंटिंग होगी। गुड्स अगर इनवॉइस प्राइस पे जाता है तो वही लोड और स्टॉक रिजर्व वाली अकाउंटिंग होगी। और एक और कॉन्सेप्ट बन के आता है गुड्स सेंड एट होलसेल प्राइस। यस, ये होलसेल प्राइस का भी कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बट पहले हम लोग अगर बात करें कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट या फिर इनवॉइस प्राइस, तो 3 तरीके से अलग अलग अकाउंटिंग करने के मेथड होते हैं। बेटा इसके लिए कोई रूल ऐसा नहीं है कि भाई क्यों बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये खूबसूरती है कि आप एक ही चीज को 3 तरीके से कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो ये अकाउंटिंग करने का तरीका है, 3 तरीके हैं। जैसे मान लो गुडविल कैलकुलेशन, तो गुडविल कैलकुलेशन के इतने सारे तरीके हैं। एवरेज प्रॉफिट है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वो क्या है? वो गुडविल कैलकुलेशन की खूबसूरती है। तुमको जो तरीका लगाना है तुम लगाओ। वैसे यहां पर अकाउंटिंग करने के 3 तरीके आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है डेटर्स मेथड, नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, फाइनल अकाउंट मेथड, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आस्क्ड, एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मेथड। सबसे ज्यादा स्टॉक एंड डेटर मेथड एग्जाम में पूछा जाता है। बट डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे एग्जाम में तुमको आंसर कैसे निकालना है, तुमको सिर्फ आंसर निकालना है, तुमको सिर्फ आंसर से मतलब है, तो तुम लोग डिसाइड करोगे तुमको जो मेथड सबसे इजी पड़ रहा है आंसर निकालने में, तुम वो यूज करोगे। क्यों? क्योंकि तीनों मेथड से आंसर सेम आता है, तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। तो पॉइंट यही है कि तुमको डिसाइड करना है तुमको कौन सा मेथड
चूज करना है। और जो होलसेल वाला केस होगा उसमें आपका होलसेल प्राइस मेथड यूज होता है। तो दिस इज द बाइफॉर्केशन ऑफ द ब्रांचेस एंड द मीनिंग ऑफ द ब्रांचेस, कब किसको कैसे नाम से पुकारा जाता है। मेथड्स क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेटर्स मेथड के अंदर। तो डेटर्स मेथड, इसका नाम बहुत सिंपल है, क्यों पढ़ा गया, क्योंकि हम इस मेथड के अंदर ब्रांच को एज अ डेटर ट्रीट करते हैं। अब डिपेंडेंट ब्रांच है तो डिपेंडेंट ब्रांच को हम एज अ डेटर ट्रीट करते हैं इस मेथड के अंदर। आ रही बात समझ में। तो देखो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में हम ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो हम ब्रांच का अकाउंट बनाएंगे और ब्रांच यहाँ पर डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखना सिंपल अकाउंटिंग में तुम लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले जो भी तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस होता है डेटर का, वो डेबिट साइड आता है। तो यहां पर भी जो भी ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस होगा, अब चाहे ब्रांच के पास डेटर्स पड़े हो, चाहे ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा हो, चाहे ब्रांच के पास कुछ कैश पड़ा हो चिल्ली पिल्ली, या फिर ब्रांच के पास कोई एसेट पड़ा हो, सबका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। और जब साल खत्म होगा तो उसका उल्टा ये देखो सबका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दो चीजें हो गई, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारे ब्रांच का, जो कि हेड ऑफिस के बुक से मेंटेन होती है। अब देखना यहां से सबसे पहले हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करती है, तो क्या एंट्री पास करेगी, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, अब बाई चांस ये गुड्स कॉस्ट पे सेंड हुए तब तो कोई बात ही नहीं है, ये एंट्री पास करो खत्म। बट 90% केस में गुड्स कॉस्ट में सेंड नहीं होते हैं, इनवॉइस प्राइस पे सेंड होते हैं, जो कि कॉस्ट से थोड़ा ऊपर होता है। तो इसके लोड को हम लोग को नलीफाई करना पड़ता है। लोड नलीफाई करना हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट से सीखते हुए आ रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में भी सीखे थे और अपना डिपार्टमेंट में भी सीखे थे, ब्रांच में भी है। देखो तो यहां पर आपको लोड को हटाना पड़ता है। तो ये देखो मैंने बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोड को मैंने हटा दिया। जैसे मान लो 125 रुपए का मैंने सेंड किया, जिसमें से 25 का लोड था, तो 25 यहाँ आ जाएगा, तो नेट इफेक्ट इसका 100 ही हो जाता है। फिर वैसी अगर कोई गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है, और उसका लोड जो है वो यहां पर आ जाएगा। अच्छा वन मोर थिंग इज देयर, मे बी देयर इज लायबिलिटी इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकता है, किसी प्रकार की लायबिलिटी हो सकती है। तो लायबिलिटी का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना आप लोग नहीं भूलेंगे। ये देखो ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस, अगर ब्रांच की कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। फिर उसके बाद टू बैंक अमाउंट रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। अब क्योंकि हेड ऑफिस हमारा पापा है, तो ब्रांच को कोई भी खर्चे वगैरह करने होते हैं, कोई भी ऐसा कार्यक्रम करना होता है, तो ब्रांच क्या करती है, हेड ऑफिस से पैसा मांगती है और हेड ऑफिस पैसा भेजती है। तो टू बैंक अगर कोई पैसा मिला तो एंट्री क्या होती है, बेसिकली तुम्हारा जो ब्रांच का अकाउंट है, ठीक है, हेड ऑफिस की बुक्स में, तो हेड ऑफिस अपनी ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेगा टू बैंक, पैसा मैंने भेज दिया, किसको भेज दिया, ब्रांच को। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने ब्रांच को पैसा भेज दिया चिल्ली पिल्ली खर्चे के लिए, ठीक है। तो वही एंट्री यहां पर आ रही है। इसके अलावा ब्रांच जब सेल करेगी कैश में, ब्रांच को जब डेटर पैसा देगा, तो ब्रांच अपने पास थोड़ी रखेगी, पापा को सेंड करेगी ना पैसे, तो हेड ऑफिस को पैसा सेंड करेगी, तब क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच वेदर इट इज कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम डेटर और एनी अदर मिसलेनियस इनकम्स, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा जो ओपनिंग स्टॉक था और जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक था, अगर ये क्वेश्चन लोड वाला है, अगर ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस वाला है, तो इसके जो लोड्स है वो कैंसिल होंगे। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट साइड और ये देखो ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट साइड, लोड आपको हटाना है, ठीक है। फाइनली ये सब कार्यक्रम करने के बाद पूरा जब एक कार्यक्रम हो जाएगा, एकदम बेसिक चीजें होती है इसके अंदर, आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये मे बी नेट प्रॉफिट और मे बी नेट लॉस आ जाएगा। आ रही बात समझ में, सिंपल है। इसके पीछे का लॉजिक कि नेट प्रॉफिट क्यों आता है या फिर नेट लॉस क्यों आता है, इसके पीछे एकदम सिंपल सा लॉजिक है तुम्हारा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट वाला, कि तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो जो भी चीजें होती है क्रेडिट साइड वाली ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट की, वो क्रेडिट साइड में दिखेगी। ये देखो जैसे सेल्स, ठीक है। अच्छा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अगर तुम लोग बोलोगे भैया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो नहीं आता, तो बेटा तुम ध्यान से देखो, डेटर का पूरा अकाउंट है यहाँ, ओपनिंग बैलेंस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, डेटर्स का बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड। डेटर्स बढ़ते कब है, फटाफट से बताओ, डेटर्स इंक्रीज कब होते हैं, जब सेल्स होती है। आ रही बात समझ में, तो ये चीज समझो। तो ये जो अकाउंट्स है ना, वो अपने नेट इफेक्ट्स दिखा रहे हैं यहाँ पर सारे अकाउंट। कैश का अकाउंट देखो, कैश पैसा रिसीव हुआ और देखो कैश बचा, तो सारे अकाउंट अपने नेट इफेक्ट दिखाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस के कारण। इसके ऊपर लंबी चौड़ी चर्चा चलती है रेगुलर क्लास में, बट क्योंकि अभी रिवीजन है तो इसीलिए मैं तुम लोग को शॉर्ट में बता रहा हूँ। और एक्सपेक्ट करो तुम लोगों को भी पता होगा शायद रीजन कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फिगर क्यों आता है बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज यहाँ पर जो भी अकाउंट दिख रहे हैं वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस के कारण
अपना नेट इफेक्ट दिखाते हैं, और दूसरी बात ये कि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के सारे आइटम यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है। इसके बाद कभी हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको डेटर का कोई बैलेंस मिसिंग हो, और अगर आपको डेटर का कोई बैलेंस मिसिंग होगा तो आपको बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। ओरिजिनल डेटर अकाउंट नहीं बनाना है, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। कच्चा खाता है ये, तो उसका आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, आप क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे। क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है तो ऑफ कोर्स नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर आपका जो भी क्रेडिट सेल्स है वो आप लिख लोगे, कोई कैश बैंक रिसीव हुआ है डेटर से, कोई सेल्स रिटर्न हुआ है, कोई डिस्काउंट दिए, या फिर कोई बैड डेट्स दिए। मतलब जो डेटर का एक बेसिक अकाउंट होता है ना, बेसिक हम लोग डेटर का अकाउंट बनाते हैं, वो आपको फॉर्म कर लेना है, और उससे आपको वो मिसिंग फिगर मिल जाएगी जिसकी आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है बट मिसिंग है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा। इसके अलावा और मेमोरेंडम अकाउंट्स अगर जरूरत पड़ी क्वेश्चन में तो बनाना, और ज्यादा से ज्यादा जो अकाउंट्स की जरूरत पड़ सकती है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, स्टॉक अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तुमको इसी की जरूरत पड़ सकती है। कैश तो वेरी बेसिक, बहुत बेसिक रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा रहेगा, जो भी एक्सपेंस होगा क्रेडिट साइड, जो भी अमाउंट रिसीव होगा डेबिट साइड। तो इसका कोई एक अगर फिगर मिसिंग होगा तो वो तुमको इजिली मिल जाएगा। और स्टॉक अकाउंट के लिए मैं एकदम बता देता हूँ, तुमको अच्छे से केयरफुली ध्यान रखना, इनवॉइस प्राइस पे बनाना है स्टॉक अकाउंट, ठीक है। किस पे बनाना है? इनवॉइस प्राइस। देखो कॉस्ट वाला क्वेश्चन है तब तो कोई बात ही नहीं, बट अगर इनवॉइस प्राइस भी है क्वेश्चन है तो इनवॉइस प्राइस पे ही बनेगा पूरा स्टॉक अकाउंट, हर चीज इनवॉइस प्राइस पे होगी। तो ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, चाहे गुड्स सेंड हो, चाहे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस हो, अगर कोई लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है, अगर कोई हुआ है, ठीक है, तो वो आपको लिखना है। अच्छा, ये लॉस ऑफ स्टॉक नॉर्मल भी लेना है आपको और एबनॉर्मल भी लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं बस एबनॉर्मल उठा लिए। ये हम लोग सिर्फ मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट क्यों बनाते हैं? सिर्फ फ्लो ऑफ स्टॉक देखने के लिए कि कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया। स्टॉक कहीं से भी आ रहा है डेबिट, स्टॉक कहीं भी जा रहा है क्रेडिट, तो हम सिर्फ फ्लो देखने के लिए बनाते हैं, ठीक है। कहीं से भी आया डेबिट, कहीं भी गया क्रेडिट। आ रही बात समझ में? तो ये सिर्फ फ्लो देखने के लिए हम बनाते हैं। फिर उसके बाद देखो सेल्स, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना ताकि आपको नेट सेल्स मिल जाए। तो स्टॉक अकाउंट आपको सिर्फ बनाना है फ्लो ऑफ स्टॉक देखने के लिए कि कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, ताकि वो जो बैलेंसिंग फिगर जो भी क्वेश्चन में मिसिंग है, जनरली क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग हो सकता है, तो वो आपको मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो लॉस के केस में याद रखना नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों दिखाना है। इसके साथ तुम्हारा हो गया ये वाला मेथड, डेटर्स मेथड। नेक्स्ट है तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स मेथड। फाइनल अकाउंट्स मेथड में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ही बनाना है, और जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। एचओ की बुक्स में बनेगा अगेन, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच का केस है। देखो ओपनिंग स्टॉक आपको लिखना है, आपको गुड्स सेंड माइनस गुड्स रिटर्न कर देना है, नेट लेके चलना है। जैसे परचेज माइनस परचेज रिटर्न करते हैं ना हम लोग किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे करना है। कुछ बच्चे पूछते हैं भैया क्या मैं इसको क्रेडिट साइड लिख सकता हूँ? अरे भाई बिल्कुल लिख सकता है। जैसे तू परचेज को डेबिट और परचेज रिटर्न को क्रेडिट लिखता है जब तू भूल जाता है क्वेश्चन में, वैसे यहां भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर सेल्स, पर सेल्स में से तुम लोगों को माइनस कर देना है जो भी तुम्हारा सेल्स रिटर्न होगा। अब सेल्स तुमको पूरी पूरी लेनी है, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो। आपको एबनॉर्मल लॉस बस लेना है, क्योंकि सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग नॉर्मल लॉस नहीं लेते हैं, तो सिर्फ एबनॉर्मल लॉस लेना है। क्लोजिंग स्टॉक लेना है, डायरेक्ट खर्चे और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में तुम्हारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एबनॉर्मल लॉस जो यहाँ पर हुआ होगा माइनस कर दोगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। वन मोर थिंग टू रिमेंबर, अगर एबनॉर्मल लॉस के केस में इंश्योरेंस क्लेम दिया हुआ है कि कुछ मेरे को इंश्योरेंस का क्लेम मिल जा रहा है, तो उसको हम लोग माइनस करके लेंगे। आ रही बात समझ में? अगर कोई एबनॉर्मल लॉस के केस में इसका दे के रखा है कि भाई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया कुछ 50% 80% या कुछ भी, उसको माइनस करके नेट में लेके चलना, ठीक है। एक और तरीका है, इंश्योरेंस क्लेम को आप क्रेडिट में दिखा दो, यहाँ पूरा एबनॉर्मल लॉस दिखा दो और यहाँ पर दिखा दो बाय इंश्योरेंस क्लेम, ऐसे करके दिखा दो, ये भी एक तरीका है। हाँ, और बाई चांस अगर क्वेश्चन में, वैसे तो दिया नहीं रहता है बट मान लेते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम भी दी हुई है तो सिंपली यहां पर क्रेडिट कर देना, सबको पता है पीएनएल में। तो फाइनल अकाउंट मेथड में बस इतनी बात होती है। फाइनल अकाउंट मेथड इसलिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता है क्योंकि सबसे इजी हो जाता है, सबसे इजी टू डू हो जाता है, तो भाई मार्क्स किस बात का देंगे हम, है ना, तो इसलिए सबसे इजी हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर एकदम फाइनल आंसर निकालना है और डेटा एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हो तो सबसे आसान तरीका बन जाता है फाइनल अकाउंट्स मेथड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो ये तुम लोग ध्यान में रखना, काम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टॉक एंड डेटर मेथड, सबसे महत्वपूर्ण मेथड आ रहा है आपके सामने दोस्तों। आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी पल सब शुरू हो चुका है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अब बेसिकली स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें स्टॉक और डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है, एंड दैट्स इट, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। हाँ, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट जो बन के आता है वो आता है ब्रांड एडजस्टमेंट अकाउंट, जो इस मेथड को बाकी मेथड से अलग बनाता है। तो ये पूरा पूरा मेथड जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम पे ये पूरा पूरा मेथड बेस्ड है। अब देखना समझना बहुत ध्यान से, इसी मेथड में सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पर। तो ये तो बहुत नोन सी बात है कि हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे स्टॉक का। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इज देयर। हमको फिर से फ्लो ऑफ स्टॉक दिखाना है, जब भी स्टॉक आएगा डेबिट करेंगे, जब भी स्टॉक जाएगा क्रेडिट करेंगे। तो देखो टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ये देखो ये गुड्स आए यहाँ से, ये देखो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट मैंने यहाँ मेंटेन करके रखा है। यहाँ देखो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जो भी गुड्स सेंड हुआ था वो, तो इसकी डबल एंट्री हुई ना यहाँ पर, ये देखो इसकी यहाँ पर क्या हुई, डबल एंट्री हुई। आपको क्वेश्चन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाने बोल सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो जो भी मैंने गुड्स रिटर्न किए हेड ऑफिस को, ये देखो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट गुड्स रिटर्न, इसकी डबल एंट्री आई यहाँ पर आई। क्लियर है, ये देखो मैं टिक मारते जाता हूँ भले, ये हमको क्लियर है, ये हमको क्लियर है, ये हमको क्लियर है, ये हमको क्लियर है। इसके हमने 4 की डबल एंट्री पूरी देखी, हर चीज की डबल एंट्री हम देखते हुए चलेंगे। टू डेटर्स सेल्स रिटर्न, जो भी सेल्स रिटर्न हुआ है मेरा, और इसके अलावा सेल्स भी हुई होगी, तो ये देखो बाय डेटर्स क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये देखो डेटर अकाउंट आपका यहाँ पर है, ये देखो क्रेडिट सेल्स यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, और ये रहा सेल्स रिटर्न। डबल एंट्री की पोस्टिंग हुई है, वैसे यहाँ पर देखो इसको टिक मार देते हैं, ये देखो डबल एंट्री की पोस्टिंग हुई है। कोई भी मेरा सेल्स हुआ तो क्रेडिट साइड, और सेल्स रिटर्न हुआ तो डेबिट साइड। क्लियर है सबको? यस जी। फिर उसके लिए देखो कैश सेल्स आपकी है, तो देखो अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने बोला, ठीक है, तो आपको बनाना है। जैसे देखो मैंने मेंटेन नहीं किया कैश अकाउंट, क्योंकि जनरली बोलता नहीं है। कैश अकाउंट अगर आपको बनाने बोला तो आपको बनाना है, तो उसमें आप दिखा सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन जनरली कैश अकाउंट पूछता नहीं है। तो ये तुम्हारी कैश सेल्स हो जाएगी। और इसके अलावा लॉस ऑफ स्टॉक, अब ये लॉस ऑफ स्टॉक आपको नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों दिखाना है। रीजन भी क्योंकि स्टॉक अकाउंट के अंदर मैं फ्लो ऑफ स्टॉक दिखा रहा हूं कि कितना स्टॉक आया कितना स्टॉक गया, कितना स्टॉक आया कितना स्टॉक गया। तो कभी भी स्टॉक आया तो डेबिट करना है, जा रहा है तो क्रेडिट करना है। दिस इज नॉट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट जहां पर सिर्फ एबनॉर्मल लॉस शो करते हैं। यहां पर मेरे को पूरा पूरा फ्लो बताना है स्टॉक का, कि स्टॉक कब कब आ रहा है, कब कब जा रहा है, किस नाम से आ रहा है, किस नाम से जा रहा है। आ रही बात समझ में? यस। तो ये देखो ये जो एबनॉर्मल लॉस है, अब यहां पर दो चीजें हैं। एबनॉर्मल लॉस के अंदर अगर आपका लोड रहेगा, लोड, ठीक है, तो आपको उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डालना है, लोड को एबनॉर्मल लॉस के, क्योंकि सभी का लोड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाला जाता है। और जो उसका कॉस्ट वाला पोर्शन रहेगा, जैसे मान लो 100 रुपए कॉस्ट है और 25 रुपए का लोड है, तो ये आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डालोगे, और जो 100 रुपए वो पीएनएल अकाउंट में डालोगे, डेबिट साइड में एबनॉर्मल लॉस करके, कॉस्ट पोर्शन बस। ठीक है, बाकी जो आपका नॉर्मल लॉस होगा, जो भी आप नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक रहेगा, उसको आप सीधा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दोगे। क्लियर है? यस। जितना भी होगा पूरा टोटल, मान लो 100 है तो पूरा 100 का 100 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देते हैं। क्लियर है? तो ये वाला अकाउंट आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लियर होगा। इसके बाद ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जिसका नाम होगा सरप्लस, अगर इस साइड आएगा तो, और बाई चांस इस साइड आ गया तो वो डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो जनरली आएगा नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक गिवन नहीं है, हो सकता है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक गिवन नहीं, और आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस है अकाउंट में, आपका इस साइड कुछ ना कुछ अमाउंट आ रहा है, तो आप उसको क्लोजिंग स्टॉक लिखना, डेफिसिट मत लिख देना। क्लियर है सबको? क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के टाइम पे, कि अगर मेरा क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो दैट इज माई क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज व्हाट माई क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक भी है और डेबिट साइड नहीं आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तब फिर डेफिसिट, और अगर डेबिट साइड आ रहा है तब फिर सरप्लस हो जाएगा। अब आते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में पहले तो सबका लोड आएगा, इनवॉइस प्राइस पे बना है, ये इनवॉइस प्राइस पे बना है, तो सबके अंदर लोड इंक्लूडेड, लोड हटाओ। सबसे पहले गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस का लोड इस साइड आएगा, क्योंकि वो इस साइड होता है जनरली। ठीक है, और वैसे गुड्स सेंड का लोड इस साइड आएगा, तो ये दोनों चीजें तो ऑब्वियस थी। ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड होता है, और वैसे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड होता है, तो उसका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा डेबिट साइड। ये देखो लॉस ऑफ स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस का लोड यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, और साथ के साथ नॉर्मल लॉस भी आपको यहीं दिखेगा। तो इसके अंदर दो आइटम है बेसिकली, एबनॉर्मल लॉस का लोड है प्लस नॉर्मल लॉस पूरा पूरा है, तो ये दो चीजें इसके अंदर में है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो ये सरप्लस आया था वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है ना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जो सरप्लस आया था वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और फाइनली आपको आपका जीपी मिल जाएगा, फाइनली आपको आपका जीपी मिल जाएगा बैलेंसिंग का। जैसे ही आप लोड हटा दिए तो अब ये क्लीन जीपी मिल गया आपको, लोड हटा
क्लीन जीपी इज देयर, ठीक है। तो ये आपको क्लीन क्लोज अपना जीपी मिल गया है। अब ये जीपी जाएगा ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ब्रांच के पीएनएल अकाउंट में इसके आगे की ट्रीटमेंट चालू होगी। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम उठाएंगे और ब्रांच के पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से ब्रांच के ब्रांच का जो जीपी था वो ब्रांच के पीएनएल अकाउंट पे आ चुका है, उतर चुका है। अब यहां पर देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से जब जीपी आएगा तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन से ऐसे खर्चे हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप लोग की इनडायरेक्ट नेचर की और आपको इसको डील करना है पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो देखो ब्रांच डेटर्स के अंदर में क्या क्या कहानी हुई होगी, बैड डेट्स हुआ होगा, डिस्काउंट हुआ होगा। ये देखो बैड डेट्स और डिस्काउंट, ये आपके इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, आपने इसको यहां पर डाल देना है। इसके बाद ब्रांच के कुछ भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी खर्चे हुए हो जो आपको क्वेश्चन में दिया हो वो आपको डाल देना है। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट डाल देनी है, पर ये ध्यान में रखना लॉस इज ऑलवेज नेट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का नेट ऑफ दिखाना है, या फिर एक और चीज कर सकते हो, पूरा यहां पर पूरा दिखा दो और क्रेडिट साइड में लिख दो बाय इंश्योरेंस क्लेम, ऐसा भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और फाइनली तुमको यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिल जाए। डेटर्स की मैं बात करूं तो डेटर से मेरे को कुछ पैसा मिल जाएगा, तो बाय बैंक, अगर मेरे को पैसा मिल गया तो कैश या बैंक में। और फाइनली फिर डेटर्स का बैलेंस कैरिड डाउन। तो इतनी चीजें डेटर, मतलब डेटर का अकाउंट वही बेसिक बनेगा जैसा बनता है। तो ये तुम्हारा पूरा मेथड जो कंप्राइज करेगा, इन टोटल जनरली 4 अकाउंट इसके अंदर होंगे आपको। ब्रांच स्टॉक अकाउंट होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, ब्रांच डेटर अकाउंट होगा और पीएनएल अकाउंट होगा, ठीक है। स्टॉक एंड डेटर तो होगा ही होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा ही आएगा अगर इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है तो, और जो कि मेरे ख्याल से 99% क्वेश्चन जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही होते हैं, नहीं तो फिर ब्रांच एडजस्टमेंट का कोई मुद्दा ही नहीं बनेगा ना। और फिर ब्रांच का पीएनएल अकाउंट, इतनी चीजें तो बनानी ही बनानी है। गुड सेंड टू ब्रांच इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इसके अंदर 2 और पोस्टिंग का है कि लोड की है, ये देखो ये वाला लोड, गुड सेंड का लोड, और ये देखो ये वाला लोड, ये 2 एंट्री इसकी है लोड वाली, ठीक है। तो 2 एंट्री ऊपर से आई थी, 2 एंट्री यहां से आई थी। फटाफट से बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है जी बच्चों। इसके बाद हम लोगों को बात करना है होलसेल प्राइस के ऊपर, फिर हम लोगों का इंडिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो गुड सेंड टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, समझना ध्यान से। ओके भैया हम समझ रहे हैं, आप समझाओ। देखो ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, और ये मेरा कंज्यूमर है, कस्टमर, जो भी बोल लो, ठीक है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को जब गुड सेंड करता है तो ये करता है आपका जितना भी, जैसे मान लो कॉस्ट, अब यूनिवर्सल एग्जांपल लेते हैं 100 में प्लस 40% करके भेजता है 140 रुपए में, और दैट इज द होलसेल प्राइस। क्या ये होलसेल प्राइस है। ब्रांच कस्टमर को सेंड करती है, ब्रांच जो भी वो होता है, ब्रांच की जो भी कॉस्ट होती है 140, उससे मान लो 60 रुपए मिला के, 60 रुपए मिला के कस्टमर को 200 रुपए में सेल करती है। कितने में सेल करती है? 200 रुपए में सेल करती है। और हेड ऑफिस डायरेक्टली कस्टमर को भी सेंड करती है, मतलब सेल करती है, सेल, सेंड क्या बोल रहा हूँ, सेल बोल रहा हूँ। हेड ऑफिस डायरेक्टली कस्टमर को भी सेल करती है, कस्टमर कई बार हेड ऑफिस ही आ जाता है, वहीं से परचेस करके लेके जाता है। और हेड ऑफिस कस्टमर को कभी कभी होलसेल प्राइस में सेल करती है और कभी कभी सेलिंग प्राइस पे सेल करती है, मतलब दोनों तरीके का प्राइस चार्ज करती है। होलसेल प्राइस मतलब 140 रुपए और सेलिंग प्राइस मतलब 200 रुपए। तो कभी हेड ऑफिस का मन करता है, उसके अच्छे कस्टमर है तो 140 में सेल कर देती है, और कभी कभी उसके अच्छे कस्टमर नहीं है भाई, वो दिखाना चाहती है कि ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में इतना कोऑर्डिनेशन है, तो आप चाहे ब्रांच से लो चाहे आप हेड ऑफिस से लो, आपको 200 रुपए का ही मिलेगा। आधी बात समझ में? हाँ जी, तो वहीं से लो, ऐसा तो मतलब वो दिखाना चाहती है, तो इसलिए 200 में बेचती है। तो ओवरऑल मुद्दा यही है। तो इस केस के ऊपर होता यही है, क्या होता है कि हेड ऑफिस कस्टमर को सेंड करती है तो वो होलसेल प्राइस पे भी करती है, सेलिंग प्राइस पे भी करती है, और ब्रांच को होलसेल प्राइस पे सेंड करती है। तो अब इस सिचुएशन में अकाउंटिंग कैसे होती है? तो देखो, जो ब्रांच का प्रॉफिट होता है वो कैसे निकलेगा? जो भी आपका सेल्स होगा, जितना भी आपका सेल्स होगा उसमें, अब देखो ब्रांच कस्टमर से कितना कमा रही है, 60 रुपए कमा रही है ना, 140 में खरीद रही है और 200 में बेच रही है, तो 60 रुपए कमा रही है। किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस कितना है? 200 रुपए। तो ये ऐसे निकलेगा प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। और प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस कैसे निकलेगा? 2 तरीके से निकलेगा बेटा, 2 तरीके से निकलेगा। जो भी तुम्हारी सेल्स होगी, जो भी तुम्हारी सेल्स होगी उसमें मल्टीप्लाई करोगे। अगर हेड ऑफिस कस्टमर को बेच रही है होलसेल प्राइस पे, किस पे बेच रही है? होलसेल प्राइस पे,
तो बेसिकली कितने में बेच रही होगी, 140 में बेच रही होगी, बोलो हाँ। तो कितने का प्रॉफिट कमा रही है भैया, 40 का प्रॉफिट कमा रही है 140 की सेल्स पे, 140 रुपए में बेच रही है होलसेल प्राइस में, और 100 रुपए की कॉस्ट है, तो 40 रुपए कमा रही है। कितना कमा रही है, 40 रुपए। और अगर 200 में बेच रही है तो ओ आर, और तो आप लोगे सेल्स इंटू 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है 200 रुपए की सेल्स में, 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है 200 रुपए की सेल्स में। इस तरीके से आपका प्रॉफिट निकल के आता है, और आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर वो आपका क्लोजिंग स्टॉक बन के आ जाए। बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी योर क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा इस प्रकार से यहां पर कार्यक्रम चल रहा होगा। ये प्रॉफिट कौन सा है, जीपी है ना, जीपी है, तो इसको एक बार फटाक से नोट कर लो। ठीक है, ये कौन सा केस है, होलसेल प्राइस का केस है, और ये सेलिंग प्राइस का केस है। आर वी क्लियर विद दिस, यस भैया, फटाफट से नोट डाउन कर लो, नोट इट डाउन फास्ट। ब्रांच का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, जो भी ब्रांच की सेल्स होगी इंटू 60/200, ठीक है, 60 रुपए कमा रही है 200 की सेल्स पे, ठीक है। और हेड ऑफिस का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर वो होलसेल प्राइस पे बेच रही है कस्टमर को, होलसेल प्राइस पे बेच रही है कस्टमर को, तो 40 रुपए भाई साहब कमा रही है 140 की सेल्स पे, और अगर रिटेल प्राइस में बेच रही, सेलिंग प्राइस में बेच रही है, तो 100 रुपए कमा रही 200 की सेल्स में। सिंपल सा फंडा है। ये चीज आपको यहां से वर्किंग नोट से निकाल के जीपी में डाल देनी है। जीपी में यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आपको वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग टू बी योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, आपको जो जीपी निकालना है वो आपको वर्किंग नोट की हेल्प से निकालना पड़ेगा। आर वी क्लियर विद दिस, यस भैया। तो देखो भाई साहब, ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, गुड्स सेंड दिया रहेगा, गुड्स रिसीव दिया रहेगा, बट एक चीज ध्यान में रखना, गुड्स सेंड करेगा हेड ऑफिस तो ब्रांच में नील है, और गुड्स रिसीव करेगा ब्रांच तो हेड ऑफिस में नील है। क्लियर है। वैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक दोनों का आएगा, सेल्स आपकी दोनों की होगी। परचेज जनरली होलसेल ब्रांच के केस में ब्रांचेस पूरा पूरा सामान जो रिसीव करती है वो हेड ऑफिस से रिसीव करती है, तो ब्रांच में परचेजेस नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन में दिया रहा तो पेपर में तो क्वेश्चन ही भगवान है, बट वैसे जनरली दिया नहीं रहता है। तो परचेज जो भी होगा हेड ऑफिस करेगी। जीपी आपका दोनों का वर्किंग नोट से आ जाएगा यहां से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जीपी यहां ट्रांसफर कर लेना है, आपका स्टॉक रिजर्व निकल के आएगा, यस, और आपको उसको नलीफाई करना है कहां पर, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व रहेगा, अच्छा स्टॉक रिजर्व सिर्फ हेड ऑफिस अकाउंट करेगा, पूछो क्यों, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस थोड़ी ना कुछ भेज रहा है। तो बेसिकली हेड ऑफिस इंटरनल प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ना, ब्रांच को सामान इनवॉइस प्राइस में बेच रहा है, होलसेल प्राइस में बेच रहा है, जो कि कॉस्ट से ऊपर है। तो ये जो लोड है, लोड ये हेड ऑफिस कमा रहा है ब्रांच से, तो उसको इसको नलीफाई करना पड़ेगा। तो देख लो, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व उसने क्रेडिट करके रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व उसने डेबिट करके रखा है हेड ऑफिस ने, ब्रांच के में नील है, क्योंकि ब्रांच इस चीजों में इन्वॉल्व अभी फिलहाल नहीं है। क्लियर सबको। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे आप लिख दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी बच्चे इसको स्किप करके चले जाते हैं, और एकदम दिखता नहीं है तो और स्किप कर देते हैं, एकदम दिखता है, एकदम छुपा हुआ टॉपिक रहता है तो और स्किप कर देते हैं। तो ये तुम्हारा कुछ टॉपिक है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है जी बच्चों, यस। अब आता है फाइनली जो सबसे ज्यादा एग्जाम में जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के ऊपर। इंडिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आ रही है बात समझ में, यस। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच को हम लोग करना है। अच्छा, इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में मैं सबसे इनिशियली एक टॉपिक आपको बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस पे, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस है, हेड ऑफिस की बुक में जो ब्रांच का बैलेंस है, अगर वो क्वेश्चन में सेम दिया है, हाथ जोड़ के एक बार प्रणाम करना और बोलना थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि कोई भी रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ेगा। और अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो दो टाइप की रिकंसिलिएशन जनरली होती है, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। इसकी एंट्रीज पास करके आपको रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, बैलेंसेस को मैच करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जो रिसीवर होता है, रिसीवर, उसकी बुक्स में रिकंसिलिएशन एंट्री पास हो। जैसे मान लो ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेज रही है ना, सीएमए मॉड्यूल में उल्टा दिया हुआ है, जो सेंडर है वही अपनी बुक में एंट्री पास कर रहा है, पर नहीं, हमारा रूल बोलता है कि हम रिसीवर की बुक में पास करेंगे, पर दोनों गलत नहीं है, दोनों गलत नहीं, ये भी बता देता हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आंसर इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो जो रिसीवर होते हैं, मान लो ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेजती है, तो अब वो रस्ते में कैश और ये डेट आ गई अपनी ब्रांच की बुक्स बनाने की, तो अब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और हेड ऑफिस ब्रांच को क्या भेजती है? गुड्स भेजती है।
तो ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। क्लियर है? यस। तो ये चीज ध्यान में रखना। बाकी जो जनरल, एकदम जनरल जो एंट्रीज होती है वो मैंने नहीं लिखी यहाँ पर। जो भी स्पेशल टाइप की एंट्रीज होती है, जो भी स्पेशल टाइप की एंट्री में बच्चे फंस सकते हैं, उस टाइप की एंट्रीज मैंने लिख दी। एग्जाम में कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि एंट्री का क्वेश्चन नहीं आ सकता। अरे भैया क्यों नहीं आ सकता भाई? कोई लिखा पड़ी हुई है क्या? नहीं, एंट्री का क्वेश्चन नहीं है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को गुड सेंड किया हेड ऑफिस ने, तो हेड ऑफिस की बुक, ब्रांच की बुक। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड, गुड्स रिसीव टू हेड ऑफिस। सिंपल। यस। रेमिटेंस बाय ब्रांच, ब्रांच ने पैसा भेजा हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस को पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और ब्रांच ने भेजा तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। यस। कलेक्शन फ्रॉम डेटर डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस, तो कई बार क्या होता है, डेटर जो है वो ब्रांच में ना जाते हुए, ब्रांच को जो पैसा देने वाले होते हैं वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को जाके दे देते हैं। तो कलेक्शन बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कलेक्शन कर लिया, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। तो क्या एंट्री पास करेंगे भाई? हेड ऑफिस को पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, किसके बिहाफ में मिला? ब्रांच के अकाउंट में। तो ब्रांच को उन्होंने क्रेडिट करके ब्रांच का जो बैलेंस था उनकी बुक्स में उन्होंने कम कर दिया। वैसे यहाँ पर हेड ऑफिस ने वैसे यहाँ पर ब्रांच ने हेड ऑफिस का बैलेंस कम कर दिया, हेड ऑफिस को डेबिट करके, और अपने डेटर्स का बैलेंस कम कर दिया, डेटर्स को क्रेडिट करके। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस जनरली क्रेडिटर नेचर का होता है, किसकी बुक्स में? ब्रांच की बुक्स में। और ब्रांच जनरली डेटर नेचर की होती है, क्योंकि, और ये क्यों होता है? क्योंकि हमेशा ब्रांच हेड ऑफिस के बिहाफ में सेल कर रही है, मतलब बेसिकली हेड ऑफिस पापा है ना, तो हम कंपनी के लिए सेल कर रहे हैं ना, तो इसीलिए जनरली यही नेचर शो हो रहा होता है। हाँ, कभी कभार बैलेंस थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा लोगों का नेचर अलग टाइप का दिखता है। लेकिन इन जनरल केस तुम ये एज्यूम करके चलना कि ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस क्रेडिटर है और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच जो है वो डेटर है। ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय डेटर टू हेड ऑफिस। तो एक डेटर क्या किया, उसको गुड्स रिटर्न करने थे, ब्रांच से परचेस किया था, तो ब्रांच ने जाते हुए रास्ते में हेड ऑफिस पड़ा, तो हेड ऑफिस को ही वापस कर दिया, बोला ये आपकी ब्रांच से लिया था, वापस कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ये आपके ब्रांच से लिया था, आपको वापस कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में हेड ऑफिस क्या बोलेगी कि ठीक है यार, ब्रांच मेरे को गुड्स वापस करती है डिफेक्टिव वाले, तो मैं इसको ट्रीट कर लेता हूं, एज अ रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। ठीक है। तो देखो क्या एंट्री पास होगी? रिटर्न ऑफ गुड्स बाय डेटर टू हेड ऑफिस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच का बैलेंस हमने कम कर दिया क्रेडिट करके, और हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, हेड ऑफिस का बैलेंस कम कर दिया डेबिट करके, और डेटर का बैलेंस कम कर दिया क्रेडिट करके। आर वी क्लियर विद दिस? यस भैया। एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, तो ब्रांच के खर्चे पेड बाय हेड ऑफिस, मतलब खर्चा ब्रांच का है, पे हेड ऑफिस कर रहा है, तो ब्रांच को डेटर बनाएंगे बॉस। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो अपनी जेब से गया, हेड ऑफिस के जेब से गया ना, और वैसे ही ब्रांच अपनी बुक्स में लिखेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू कैश नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि कैश तो हेड ऑफिस का गया, तो टू हेड ऑफिस लिखेगा, हेड ऑफिस का बैलेंस इंक्रीज करेगा। क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज होता है ना जब वो क्रेडिट होता है तब, इसलिए बोलता बेटा जर्नल एंट्री इज सो स्पेशल, जर्नल एंट्री इज क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जर्नल एंट्री से ना हर चीज क्लियर होती है। तो यहाँ पर हेड ऑफिस को हम और क्रेडिटर बना देंगे क्योंकि उसने हमारे बिहाफ में खर्चे किए हैं। ठीक है। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो हेड ऑफिस कई बार क्या करता है, एक बार में बल्क में सारे ब्रांचेस की बिहाफ में खर्चे कर लेता है। मान लो 1 करोड़ रुपए सारे ब्रांच के खर्चे थे, सारे ब्रांच का एक कॉमन एक्सपेंस था जो हेड ऑफिस ने पे कर दिया। अब धीरे धीरे हेड ऑफिस जर्नल एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में, और ये खर्चे एलोकेट करेगा, किसको एलोकेट करेगा? ब्रांचेस के बीच में। तो क्या एंट्री पास करेगा? अच्छा, उसने लिख दिया एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री कर दिया ऑलरेडी, किसने? हेड ऑफिस ने। तो अब इस एक्सपेंस को रिवर्स करेगा और ब्रांचेस के ऊपर चार्ज करते जाएगा। तो यहाँ एंट्री पास होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, क्या एंट्री पास होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, और ऐसी ब्रांचेस अपनी बुक्स में एक्सपेंस लिखते जाएंगी, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। क्लियर है? यस। अब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में ब्रांच के जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो कई बार बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन होती है फिक्स एसेट की, वो हेड ऑफिस करता है। हेड ऑफिस क्या करना चाहता है? ब्रांच के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता है, और वो कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए क्या करता है? फिक्स एसेट अपने अंडर में रखता है, फिक्स एसेट अपने अंडर में ही मेंटेन करता है। ठीक है। तो जब हेड ऑफिस मेंटेन करेगा फिक्स एसेट को, तो क्या होती है एंट्री? देखो, फिक्स एसेट परचेज बाय ब्रांच, तो परचेज भले ब्रांच कर रही है, अच्छा एंट्री क्या होती है परचेज की? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है। या फिर अगर वेंडर से परचेज किया तो वेंडर अकाउंट, तो फिक्स एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक वेंडर, ये एंट्री होती है। तो ये देखो, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक वेंडर अकाउंट दिख रही है, लेकिन एसेट अराइज होगा हेड ऑफिस की बुक में। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस मेंटेन करेगा फिक्स एसेट का अकाउंट। फिक्स एसेट का अकाउंट कौन मेंटेन करेगा?
हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। तो अराइज कहां पर होगा, अराइज होगा हेड ऑफिस के बुक में, लेकिन पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट ब्रांच ही करेगी क्योंकि ब्रांच का है। और क्योंकि हेड ऑफिस में तो उसके खुद के भी एसेट होंगे, तो हेड ऑफिस बाइफॉर्केशन करने के लिए लिखेगा ब्रांच फिक्स एसेट। और अगर ब्रांच का नाम है तब तो बहुत अच्छी बात है, जैसे सरकंडा ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, मैग्नेटो मॉल ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, तो ऐसे वो नाम लिखेगा ताकि बाइफॉर्केटेड रहे कि ये इसका एसेट है, इसका एसेट है। क्लियर है सबको? यस। और ये लिख देगा टू ब्रांच, ये लिख देगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, क्रॉस एंट्रीज। ठीक है। अब फिक्स एसेट परचेज बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस खुद ही परचेज कर रहा है ब्रांच के लिए एसेट्स, मतलब परचेज ब्रांच के लिए कर रहा है पर खुद ही पैसा देके परचेज कर रहा है। तो उस सिचुएशन में ब्रांच तो एंट्री पास करेगा ही नहीं, खुद हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक वेंडर अकाउंट। ठीक है, पेमेंट भी खुद ही की, एसेट भी खुद ही परचेज किए और अकाउंट भी खुद ही मेंटेन करना है, तो हेड ब्रांच की कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होगी। अच्छा, जब फिक्स एसेट की डेप्रीसिएशन का दिन आएगा तो बताओ एसेट किसका, ब्रांच का, तो डेप्रीसिएशन किसकी, ब्रांच की। तो ब्रांच अपनी बुक में क्या लिखेगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, पर एसेट किसके पास है, हेड ऑफिस के पास, मतलब एसेट का अकाउंट, एसेट नहीं ना, एसेट का अकाउंट किसके पास है, हेड ऑफिस पास। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट ब्रांच की बुक्स में, फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट हेड ऑफिस की बुक में। समझ रहे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट ब्रांच की बुक में, फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट हेड ऑफिस की बुक्स में। तो ये देखो डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, और यहां पर ये देखो ब्रांच डेबिट हो गया, हेड ऑफिस डेबिट हुआ, क्रॉस ट्रांसफर। अब फाइनली दो और रिकंसिलिएशन वाली एंट्रीज आ रही है। गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री जनरली ब्रांच ही पास करती है, जहां पर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड कर देती है बट अभी रास्ते में है, तो क्या एंट्री पास होती है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। और वैसी कैश इन ट्रांजिट की एंट्री जो कि ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेजती है तो पास करती है, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर है? तो ये तुम्हारी जनरल एंट्रीज है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में इंस्टीट्यूट का हमेशा से ये पैटर्न रहा है कि हम जनरल एंट्री पूछेंगे बच्चों से, तो जनरल एंट्री पूछा जाता है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन जो कि 6 से 8 मार्क्स तक के आता है, एक एंट्री का क्वेश्चन होता है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस, इसका क्वेश्चन भी है बुक में। ठीक है, तो ये हम लोग अभी डील करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो भाई, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन बेटा लास्ट टॉपिक है तुम्हारे ब्रांच के अंदर का, बधाई हो, तुम लोगों को ब्रांच कर लिए रिवीजन, और तुम लोगों को हेल्प तो मिल रही होगी यार। प्लीज कमेंट सेक्शन बताओ, एक बार बताओ अगर यहां तक तुम पहुंच गए हो, हेल्प मिल रही कि नहीं मिल रही तुमको इस रिवीजन सेशन से। डेफिनेटली लाइक तो करना ही है, तुम लोगों को कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, तो क्या होता है कई बार ब्रांचेस आपस में, तो मान लो मेरे शहर में 3 डोमिनोज की ब्रांच है, एक जगह आटा खत्म हो गया और दूसरी ब्रांच से मंगा ली, दूसरी जगह ये कुछ खत्म हो गया, ऑलिव्स खत्म हो गया तो वो उसके पास से मंगा ली, दूसरी जगह उनका स्पेशल जो छुपा हुआ चीज रहता है वो खत्म हो गया, उसकी से मंगा लिया। तो ब्रांचेस क्या करती है, आपस में एक दूसरे से भी कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते रहती है। ठीक है, गुड सेंड करते रहती है, रिसीव करते रहती है, कुछ ना कुछ उनके बीच में चलता रहता है। अब हेड ऑफिस बैठी देख रही है क्या चल रहा है, दिन भर कोई यहां से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वहां से वहां से ये क्या चल रहा है। तो हेड ऑफिस बोलती है ठीक है काम करो, कर लो तुम ही लोग कर लो, मैं कुछ नहीं, मैं नहीं खेलूंगी, बाय, कर लो तुम ही लोग कर लो। लास्ट में सारे ट्रांजेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद मैं, मेरे को सारे ट्रांजेक्शन दे देना, मैं एक मस्त स्टेटमेंट बनाऊंगी, उस स्टेटमेंट में सारे डेबिट्स क्रेडिट्स करूंगी, लास्ट में जो नेट इफेक्ट आएगा, क्या आएगा, नेट इफेक्ट, उसकी एक एंट्री पास आउट करूंगी, सब हिसाब किताब क्लियर, सिंगल एंट्री पूरा हिसाब किताब क्लियर। ठीक है, जो पार्टनरशिप में लोग 5 एडजस्टमेंट पढ़ते थे ना, उस टाइप का कुछ कारनामा है यहाँ पर। तो समझना, देखो मैं एक एग्जांपल देके तुम लोग को समझा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे देखो मुंबई ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, चेन्नई ब्रांच, हैदराबाद ब्रांच, 4 ब्रांचेस है और सबके डेबिट क्रेडिट यहाँ पर हमने लिख दी है। तो देखो सबसे पहले मुंबई ब्रांच, तो मुंबई ब्रांच को रिसीव हुए गुड्स, अब यहाँ पर एकदम सिंपल पर्सनल अकाउंट का रूल यूज होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जिसको कुछ भी रिसीव हो रहा है, कुछ भी गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी रिसीव हो रहा है उसको डेबिट कर दो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे मान लो देखो मुंबई ब्रांच को गुड्स रिसीव हुए फ्रॉम कोलकाता ब्रांच, तो देखो मुंबई ब्रांच अपने आप को डेबिट कर ली और कोलकाता अपने आप को एट अ सेम टाइम विद द सेम अमाउंट क्रेडिट कर ली। वैसे देखो यहां पर मुंबई ब्रांच ने गुड्स सेंड किए, देखो पूरे ट्रांजैक्शन किसके चल रहे हैं, अभी मुंबई ब्रांच के चल रहे हैं। तो मुंबई ब्रांच से गुड्स सेंड किए किसको, हैदराबाद को, तो देखो मुंबई क्रेडिट हुआ, हैदराबाद डेबिट हो गया। क्लियर है? वैसे बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, तो मुंबई ब्रांच को एक बीआर रिसीव हुआ, तो बीआर रिसीव हुआ तो ये डेबिट हुआ, और रिसीव किससे हुआ, चेन्नई से, तो चेन्नई क्रेडिट हो गया। फिर वैसी एक्सेप्टेंस सेंड किया मुंबई ब्रांच ने किसको, कोलकाता को और हैदराबाद को, यानी कोलकाता और हैदराबाद दोनों को एक एक्सेप्टेंस सेंड किया मुंबई ब्रांच ने। एक्सेप्टेंस मतलब होता है बिल्स पेबल,
तो हमारे पास से गया तो हमने क्रेडिट किया, कोलकाता को रिसीव हुआ तो डेबिट, हैदराबाद को रिसीव हुआ डेबिट। अब ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है ना, जैसे मान लो 50,000 का सेंड किया, जिसमें से 20,000 कोलकाता का होगा और 30,000 हैदराबाद का होगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही कर करके तुम लोग मुंबई ब्रांच के सारे ट्रांजेक्शन लिख लोगे, फिर कोलकाता ब्रांच के, फिर चेन्नई ब्रांच, फिर हैदराबाद ब्रांच, तुम लोग को ट्रांजेक्शन दिए होंगे। अगर तुम इसको भूल रहे हो तो तुम्हारी बुक के अंदर ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर तुम भूल रहे हो कोई भी कॉन्सेप्ट, तुमको ऐसा लग रहा है कि यार उतना याद नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है दिमाग में, तो एक क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर से कर सकते हो। वैसे तो क्लिक कर दिया होगा, ये तो इजी कॉन्सेप्ट है। जब सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे तो आपको डेबिट्स और क्रेडिट्स का टोटल लगाना है। मैंने यहाँ पर रैंडम फिगर्स लिखे हैं, ठीक है, तुम लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल होता है। जैसे मान लो देखो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, सबका आपको टोटल लगा लेना है और फिर आपको डेबिट और क्रेडिट के बीच में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, उस डिफरेंस को आपको जो अमाउंट बड़ा रहेगा उसके नीचे लिख देना है। जैसे मान लो ये देखो 1,60,000 और 2 लाख, इसके बीच में डिफरेंस कितने का, 40,000 का, वो आपको बड़े वाले के नीचे लिख देना है। वैसे ही आपको नेक्स्ट के लिए करना है, 90 - 40 50 होता है, बड़े अमाउंट के नीचे लिख देना है। 1 लाख - 30 बड़े वाले अमाउंट के नीचे लिख देना है। और वैसे ही 70,000 - 50,000 बड़े वाले अमाउंट के नीचे लिख देना है। ऐसे करके आपको सारे अमाउंट्स लिख देने हैं और फाइनली आपका जो आएगा, जैसे देखो मुंबई ब्रांच का, ओ सो सॉरी, हाँ देखो मुंबई ब्रांच का देखो क्रेडिट साइड आया है, कोलकाता का क्रेडिट आया है, चेन्नई का डेबिट आया, हैदराबाद का डेबिट आया। लास्ट में आप देखोगे तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट दिखेगा आपको, 70 + 20 90,000 और 40 + 50 90,000। जिस हिसाब से था उस हिसाब से देखो, जैसे चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट, हैदराबाद ब्रांच अकाउंट डेबिट, मुंबई ब्रांच क्रेडिट एंड कोलकाता ब्रांच क्रेडिट विद द अमाउंट्स। एक एंट्री पास करके आपको इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक एंट्री का होता है, समझना मेरी बात को ध्यान से। तो हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सिर्फ एक एंट्री का क्वेश्चन है। तो एक एंट्री पास करना है और पूरा पोर्शन सिर्फ कैलकुलेशन वाला है, तो कितने हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि क्वेश्चन एग्जाम में अपनी जगह बना सकता है, वो भी आराम से ही बना सकता है, 6 से 8 मार्क्स के लिए बना ही सकता है। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? यस। तो इसके साथ हमारा ब्रांच का बेटा पूरा रिवीजन कवर होता है। मैं एक बार फटाफट से गो थ्रू कराता हूँ सारी चीजें फिर से तुम लोग को। सबसे पहले ब्रांच अकाउंट से हमने देखा टाइप्स ऑफ ब्रांच। हमारा सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड है ओनली टू द इनलैंड ब्रांचेस, जिसके अंदर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट देखा, डिपेंडेंट देखा। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर भी हमने दो तरीके के कॉन्सेप्ट देखे, होलसेल प्राइस या फिर कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस के अंदर 3 मेथड होते हैं, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड। ठीक है, हमने पहले डेटर्स मेथड देखा, फिर हम लोग देखे फाइनल अकाउंट मेथड, देन हमने देखा स्टॉक एंड डेटर्स का मेथड, फिर उसके बाद हमने होलसेल प्राइस मेथड को समझा कि ये वाला कैलकुलेशन कैसे होता है, और इसमें मेजरली हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है। जीपी हम लोगों को वर्किंग नोट के थ्रू ही मिलता है, यही करने से मिलता है। फिर हमने इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर की जर्नल एंट्रीज देखी कैसे डील हो सकती है, और फाइनली हमने देखा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमको सिंगल एंट्री के अंदर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस का इफेक्ट दिखाना होता है। और इसके साथ हमारा ब्रांच का कंप्लीट रिवीजन अगेन कंप्लीट होता है अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, मजा आया होगा तुम लोगों को, याद आई होगी चीजें। और एकदम अगर तुम लोगों का एग्जाम अभी कुछ घंटे बाद है या फिर कल परसों ही है तुम्हारा एग्जाम, तो तुम लोगों को ये रिवीजन वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि सारी चीजें दिमाग में फिर से दौड़ गई होगी। अरे हाँ, ये मेन क्या होता है पता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे, और कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हाँ भाई ये सब पढ़े हैं, सब चीजें हमें याद है, और कुछ चीजें भूल गए थे तो वो याद आ गई होगी। ठीक है बच्चों, चलो फिर हो गया सेशन में इतना ही। लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, चैनल में सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।